नमस्कार बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज मैं गुरप्रीत कौर, प्रवक्ता भूगोल, गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज सहारनपुर से आज कक्षा 12 को भूगोल विषय में मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत पुस्तक का अध्याय 10 पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, जिसका नाम है मानव बस्ती। बच्चों, आप सब जानते ही हो कि हम सब घरों में रहते हैं। हम अपने घरों के आसपास और कई घर, दुकानें, अस्पताल, बैंक, स्कूल और इसके अलावा कोई ना कोई पूजा स्थल, इस तरह से कई प्रकार की इमारतें और भवन देखते हैं। ये सभी इमारतें और भवन मिलकर मानव बस्ती का निर्माण करते हैं। आज इस अध्याय के अंतर्गत आपको मानव बस्ती के विषय में विस्तारपूर्वक पढ़ाएंगे। इस अध्याय को पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो है मानव बस्तियों का ज्ञान देना, मानव बस्तियों के विभिन्न वर्गों तथा प्रतिरूपों की जानकारी देना, ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं के विषय में आपको बताना और इसके साथ साथ जो पर्यावरण संबंधी समस्याएं होती हैं उनके विषय में आपको बताना। इस अध्याय के महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु जो इसके अध्याय के अंतर्गत आज आपको पढ़ाए जाएंगे वो है मानव बस्तियों का परिचय, बस्तियों के प्रकार, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप तथा समस्याएं, नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण का आधार, कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, आकृति एवं जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, विकासशील देशों की नगरीय बस्तियों की समस्याएं तथा उनका समाधान। इसके अलावा नगरीय रणनीति योजना के विषय में आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले मानव बस्तियों के परिचय के बारे में हम पढ़ते हैं। मानव द्वारा निर्मित उस आवासीय रचना को मानव बस्ती कहा जाता है जिसमें मानव अपने रहने के लिए, कार्य करने के लिए तथा इसके अलावा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थान बनाता है, उसे मानव बस्ती कहते हैं। मानव अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण का प्रयोग करके उस पर अपने रहने के लिए स्थान बनाता है और लोगों के साथ रहकर एक सामाजिक प्राणी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है, उसे मानव बस्ती कहते हैं। मानव जो बस्तियां बसाता है वो दो प्रकार की होती हैं, अस्थायी बस्तियां और स्थायी बस्तियां। अस्थायी बस्तियां वो लोग बसाते हैं जो यहाँ वहाँ घूमकर अपने जीवन के लिए, अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वो अस्थायी बस्तियां बसाते हैं। जैसे पशु पालन का कार्य करने वाले लोग यहाँ वहाँ घूमकर पशुओं को चराते हैं, या फिर शिकार करते हैं जो वो इधर उधर घूमकर जहाँ पर रहते हैं वहीं पर बस्ती बसा लेते हैं, उसे अस्थायी बस्तियां कहते हैं। सेकंड है स्थायी बस्तियां। स्थायी बस्तियां वो लोग बसाते हैं जिनको अपने रहने की सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती हैं, वो इसी तरह से स्थायी रूप से वहाँ पर रहने लग जाते हैं। जैसे उनके रहने के लिए भूमि और उपजाऊ भूमि मिल जाए और परिवहन के सभी साधन वहाँ उपलब्ध हो, वहाँ की जलवायु भी अच्छी हो, तो मनुष्य वहाँ पर स्थायी रूप से रहने लग जाता है। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं मानसूनी जलवायु, शीतोष्ण प्रदेशों में या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रहने वाले जो मानव होते हैं वो स्थायी बस्तियाँ बसाकर रहते हैं। स्थायी बस्तियाँ भी बच्चों दो प्रकार की होती हैं। पहला है ग्रामीण बस्तियाँ, दूसरा नगरीय बस्तियाँ। ग्रामीण बस्तियाँ वो होती हैं जिसे हम गांव भी कहते हैं। गांव जिसमें आप देख सकते हैं इस चित्र में भी, ये गांव का चित्र है जिसमें मनुष्य कृषि करता है और पशुपालन का कार्य करता है, उसे हम गांव कहते हैं। ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं जहाँ पर कृषि तथा पशुपालन का कार्य किया जाता है और इस जगह पर ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या भी कम निवास करती है क्योंकि रहने की सभी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध नहीं होती हैं, इसलिए बहुत कम लोग वहाँ निवास करते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर पक्की सड़कें, बाज़ार तथा अन्य और मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी सुविधाएं जो होती हैं उसका अभाव होता है। नगरीय बस्तियाँ, ये आप चित्र दे सकते हैं, नगरीय बस्तियों का चित्र है ये। नगरीय बस्तियों की पहचान है कि वहाँ पर मनुष्य के रहने के लिए बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे बैंक, स्कूल, अस्पताल, पक्की सड़कें, परिवहन के साधन। और इसकी पहचान है यहाँ की जो
इमारतें हैं वो पक्की होती हैं, ऊंची इमारतें होती हैं, सड़कें भी पक्की होती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा निवास करती है, क्योंकि मनुष्य के रहने की सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होती हैं। इसलिए गाँव से भी लोग नगरों की ओर आते हैं व्यवसाय लेने के लिए और शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बच्चों, नेक्स्ट है ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करने वाले कारक। क्योंकि गांव के लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं, तो गांव किस जगह बसाया जा सकता है जहां पर मनुष्य को कृषि करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, वहां पर मानव गांव बसाता है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है इसका जल आपूर्ति। मनुष्य को कृषि करनी होती है, इसलिए जल की आवश्यकता होती है, इसलिए गांव वहां बसाया जाता है जहां पर जल की सुविधाएं पूरी होती है। भूमि, नेक्स्ट पॉइंट है भूमि। मनुष्य को कृषि करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, इसलिए गांव बसाने के लिए मनुष्य उस जगह का चुनाव करता है जहां की भूमि कृषि के लिए उपयुक्त हो। जैसे जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के लोग हैं वो नदी घाटियों के निम्न भाग एवं तटवर्ती मैदानों के निकट बस्तियां बसाते हैं, क्योंकि वो भूमि चावल की कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। थर्ड पॉइंट है उच्च भूमि के क्षेत्र। मानव अधिवास के लिए ऊंची भूमि के क्षेत्र इसलिए चुनता है जहां पर बाढ़ बहुत आती है। वहां के लोग अपने आप को बाढ़ से होने वाली क्षति से बचाने के लिए ऊंची जगहों पर गांव बसाते हैं। फोर्थ, गृह निर्माण सामग्री। जहां पर मनुष्य को घर बनाने के लिए आसानी से सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाएं, जैसे लकड़ी, पत्थर, ये सब चीज़ें मनुष्य को घर बनाने के लिए चाहिए होती हैं। तो जहाँ पर ये सब चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पर मनुष्य अपनी बस्ती बसाता है। इन सब पॉइंट्स के अलावा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है सुरक्षा। जहाँ पर मनुष्य को सुरक्षा उपलब्ध हो, राजनीतिक जहाँ अस्थिरता होती है या फिर युद्ध होते हैं, वहाँ पर मनुष्य ज़्यादातर सुरक्षात्मक पहाड़ियों या द्वीपों पर अपना घर बसाता है। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों के बाद नेक्स्ट है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ग्रामीण बस्तियां, जैसे मैंने आपको बताया है, जहां पर मनुष्य को सभी सुविधाएं मिल जाती हैं, उसी के आधार पर ग्रामीण बस्तियों को आकृति के आधार पर विभाजित किया गया है। जो जिसमें सबसे पहली बस्ती है वो है सनहंत बस्ती। सनहंत का मतलब है घरों का बहुत ज़्यादा पास पास बनना। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से घर बहुत पास पास हैं, जहाँ पर मनुष्य को सभी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाती हैं, वहाँ पास पास घर बनाकर रहते हैं। इस प्रकार की बस्तियों में मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। प्रकीर्ण बस्तियाँ आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से दूर दूर बस्तियाँ बसाई हुई हैं, क्योंकि मनुष्य को रहने की सुविधाएं जहाँ जहाँ मिलती है वहाँ वहाँ अपना घर रहकर वो बनाकर रहता है। और इन बस्तियों को आपस में जोड़ने के लिए बीच में या तो खेत या फिर कोई पूजा स्थल बनाया जाता है, बाजार बनाया जाता है, जिससे ये बस्तियां आपस में जुड़ जाती हैं। इसे हम प्रकीर्ण बस्तियां कहते हैं। बच्चों, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के बाद नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों का निर्धारण बस्ती के मकानों की स्थिति, आकृति तथा मार्गों की क्रम संख्या के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण कई मापदंडों के आधार पर हो सकता है, जिसमें सबसे पहला है विन्यास के आधार पर। जिस स्थान पर ग्रामीण बस्ती बसाई गई है उसी के आधार पर उसका नाम रखा गया है। जैसे मैदानों में ग्रामीण बस्तियों को मैदानी ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। पठारी भागों पर यदि ग्रामीण बस्तियां हैं उसे पठारी ग्रामीण बस्तियां, इसी तरह से तटीय और वन एवं मरुस्थलीय ग्राम भी कहा जाता है। कार्य के आधार पर ग्रामीण बस्तियों का विभाजन, जिस तरह का कार्य वहाँ के लोग करते हैं उसी के आधार पर उन बस्तियों के नाम रखे गए हैं। जैसे कृषि, मछुआरे के ग्राम, पशुपालक के ग्राम। जैसे कि हम भारत में भी देख सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तरी मैदान है या फिर वो भारत का जो उत्तरी भाग है, वहाँ पर जो बस्तियाँ बसाई जाती हैं वहाँ के लोग ज़्यादा कृषि करते हैं। जो भारत के तटवर्ती भागों में, वहाँ पर समुद्र का तट है, वहाँ पर जो बस्तियाँ बसाई जाती हैं वहाँ के लोग मछुआरे होते हैं। तो इस तरह से हम जिस तरह का काम वहाँ पर किया जाता है उसी के आधार पर
उन बस्तियों के नाम रखे हुए हैं। नेक्स्ट है बस्तियों की आकृति के आधार पर विभाजन। इसमें कई प्रकार की ज्यामितिक आकृतियाँ हो सकती हैं। जैसे आप इस पैटर्न्स में देख रहे हैं कि अगर एक सीधी रेखा में घर बने हुए हैं उसे हम रैखिक प्रतिरूप कहते हैं। किसी नदी के किनारे, सड़क के किनारे या रेल लाइन के किनारे यदि घर इस तरह से बने हुए हैं तो उसे हम रैखिक प्रतिरूप कहते हैं। इसी तरह से ये आयताकार पैटर्न है। आयताकार पैटर्न में क्या होता है, चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में या फिर समतल क्षेत्रों में जब लोग इस तरह से पास पास घर बनाते हैं तो इसे हम आयताकार पैटर्न कहते हैं। उसके बाद है वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार पैटर्न में क्या होता है, सर्कुलर पैटर्न है ये बेटा। इसके अंदर ये झील है या तालाब है, इस तालाब या झील के आसपास लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं, इस तरह से बस्ती बसी हुई है तो इसे हम वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। ये तालाबों झीलों के चारों ओर बस्तियां बसाने में होता है। नेक्स्ट है तारे के आकार का प्रतिरूप। जब कई मार्ग, ये देखिए बहुत सारे मार्ग आकर एक ही स्थान पर मिलते हैं तो उसे हम तारे के आकार का प्रतिरूप कहते हैं। ये आसपास लोगों ने घर बनाए हुए हैं और बहुत सारे मार्ग एक ही स्थान पर आकर मिल रहे हैं। टी आकार का प्रतिरूप, उसमें क्या होता है, जब तिराहे के ऊपर लोग घर बनाते हैं, ये तीन और रास्ता जा रहा है और यहाँ पर लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं, इस तरह की बस्ती को टी आकार का प्रतिरूप बस्ती कहते हैं। और वाई आकार का प्रतिरूप, जहाँ पर दो मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं तो उसे हम वाई आकार का प्रतिरूप कहते हैं। दोहरा ग्राम क्या होता है, दोहरा ग्राम जिसके अंदर ये नदी बह रही है और नदी के ऊपर ये पुल है, पुल के दोनों ओर जब लोग घर बनाकर रहते हैं, दोनों तरफ बस्ती बस जाती है और बीच में ये नदी है और ऊपर से ये पुल जा रहा है, उसे हम दोहरा ग्राम कहते हैं, दोहरा प्रतिरूप कहते हैं। और ये है क्रॉस आकार का, जब चौराहे के ये दोनों तरफ से, देखिए ये चौराहा है, चार मार्ग जा रहे हैं तो चौराहे के आसपास जब लोगों ने अपना घर बनाया है उसको हम क्रॉस आकार का प्रतिरूप या चौकपट्टी प्रतिरूप कहते हैं। अब तक हमने ग्रामीण बस्तियों के विषय में पढ़ा, उनकी आकार और आकृति के आधार पर उनका विभाजन, कार्य के आधार पर उनके प्रतिरूपों के विषय में पढ़ा। लेकिन बच्चों, इन ग्रामीण बस्तियों में कई प्रकार की समस्याएं भी पाई जाती हैं। विकासशील देशों में अधिकतर जनसंख्या गांव में निवास करती है। वहाँ की जो जनसंख्या है, लोग हैं, वो कृषि पर आधारित कार्य करते हैं, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से वहाँ कई प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होती। कई जगहों पर दूषित जल होने के कारण जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया आदि सामान्य समस्याएं हैं। इसके अलावा शौचालय एवं कूड़ा कचरा वितरण की असुविधाएं वहां पाई जाती हैं और इन क्षेत्रों में इन समस्याओं के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बहुत आती हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, व्यवसाय संबंधी कई प्रकार की समस्याएं होती है। इसके अलावा यातायात और संचार के साधनों की भी असुविधाएं वहां पाई जाती हैं। ग्रामीण बस्तियों के अध्ययन के बाद बच्चों अब हम पढ़ेंगे नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण और उनके किस तरह से उन्हें नगरीय बस्तियों में विभाजित किया गया है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। अलग अलग तरह के मापदंड बनाए गए हैं जिसके आधार पर किसी क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो आधार है वो है जनसंख्या का आकार। नगरीय क्षेत्र की श्रेणी के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा अलग अलग देशों ने अलग अलग अपनाई है, जिसमें सबसे पहले कोलंबिया में 1000 व्यक्ति यदि किसी क्षेत्र में रहते हैं तो उसे नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा अर्जेंटीना एवं पुर्तगाल में 2000 व्यक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं थाईलैंड में 2500 व्यक्ति और भारत में ये मापदंड 5000 व्यक्तियों का है। जापान में 30,000 व्यक्ति यदि किसी क्षेत्र में रहते हैं तो उस क्षेत्र को नगरीय बस्ती कहा जाता है। नगरीय क्षेत्रों की को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने इसी मापदंड को अपनाया है।
इसके अलावा व्यावसायिक संरचना भी एक आधार है किसी क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र में विभाजित करने के लिए। जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त कुछ देशों में जैसे भारत में प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियों का मापदंड माना जाता है। इटली में 50% उत्पादक जनसंख्या यदि गैर कृषि कार्यों में लगी हुई है तो उसको नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा भारत में यह मापदंड 75% है, यानी 75% जनसंख्या यदि गैर कृषि कार्यों में लगी हुई है तो उस क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है प्रशासन। भारत में किसी भी आकार की बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत किया जाता है यदि वहाँ नगरपालिका, छावनी बोर्ड आदि हो। इसी प्रकार ब्राज़ील में भी यही मापदंड अपनाया जाता है। वहाँ पर भी जनसंख्या के आकार को ध्यान में नहीं रखा जाता। उस क्षेत्र को जहाँ पर प्रशासनिक केंद्र होते हैं उसको नगरीय क्षेत्र माना जाता है। बच्चों, इसके अलावा कार्य के आधार पर भी हम नगरों का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले है प्रशासनिक नगर। राष्ट्र की राजधानियाँ जहाँ पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उन्हें हम प्रशासनिक नगर कहते हैं, जैसे दिल्ली, कैनबेरा, अदीस अबाबा तथा लंदन, ये सब प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। व्यापारिक नगर जो व्यापार केंद्रों के रूप में विकसित होते हैं, जैसे हांगकांग, भारत के अंदर मुंबई और लंदन जो यूनाइटेड किंगडम में है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क इसकी उदाहरण है जो व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक नगर। सांस्कृतिक नगर वो होते हैं जहाँ पर कोई भी धार्मिक स्थल हो, लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। वो नगर इसलिए बसता है वहाँ पर धार्मिक केंद्र है, धार्मिक केंद्रों के रूप में वो विकसित होता है, जैसे मथुरा, अयोध्या, मक्का, ये सब सांस्कृतिक नगर कहलाते हैं। सुरक्षा के नगर या सैनिक नगर जो सुरक्षा कार्य की दृष्टि से बसाए जाते हैं, जैसे मेरठ, जबलपुर, ये सुरक्षा के नगर कहलाते हैं। इसके अलावा है पर्यटन केंद्र जो स्वास्थ्य केंद्र की या पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होते हैं, लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। इस तरह से जैसे मसूरी, शिमला, माउंट आबू, ये सब क्या हैं? ये पर्यटन केंद्र हैं। इन नगरों के अलावा खनिज नगर भी होते हैं जहाँ पर खनिज संसाधन बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। परिवहन नगर जहाँ पर बंदरगाहें होती हैं, परिवहन का कार्य किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं, जैसे हम भारत में भी देख सकते हैं। मुंबई बंदरगाह है, कोची बंदरगाह है, विशाखापट्टनम है, इस तरह से कोलकाता बंदरगाह है, ये सब परिवहन नगर कहलाते हैं। शिक्षा केंद्र नगर जहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी होती है वो शिक्षा केंद्र नगर कहलाते हैं। आकृति के आधार पर भी नगरों का वर्गीकरण होता है। जिस तरह से हमने ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही नगरीय बस्ती भी आकृति के आधार पर वर्गीकृत की जाती है। नगरों की आकृति, वास्तुकला एवं शैली वहाँ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं की देन है। एक नगरीय बस्ती वर्गाकार, ताराकार तथा अर्धचंद्राकार हो सकती है। इसके अलावा विकसित देशों में जो अधिकांश नगर हैं वो बहुत ही नियोजित ढंग से बसाए गए हैं, लेकिन विकासशील देशों में नगरों की आकृति अनियमित होती है और उनकी उत्पत्ति ऐतिहासिक होती है। अगर हम देखें, कुछ यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर दिखाई हैं, जिसमें से चंडीगढ़ और कैनबेरा ये दोनों ही नियोजित नगर हैं। बहुत ही नियोजित ढंग से इन नगरों को बसाया गया है। बच्चों, इस अध्याय के अंदर हम 2 नगरों के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है अदीस अबाबा। अदीस अबाबा इसका नाम जो रखा गया है, इसका अर्थ है, अदीस का अर्थ है नया और अबाबा का अर्थ है पुष्प। तो अदीस अबाबा का अर्थ है नया, नवीन, पुष्प। और ये इथियोपिया का राजधानी नगर है। ये एक नया नगर है जिसकी स्थापना 1878 ईस्वी में हुई थी।
बच्चों ये सारा पूरा नगर पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है। इस नगर का तेजी से विकास हुआ क्योंकि ये इथोपिया के मध्य में स्थित है और बहुत सारे कई प्रकार के कार्य यहाँ पर संपन्न किए जाते हैं। और इसके अलावा दूसरा नगर है कैनबेरा। अमेरिकन वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में इस नगर की स्थापना की थी। इसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाया था और इस नगर की योजना बनाई थी। यह नगर बहुत ही खुले क्षेत्र में है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्यान तथा पार्क है। इसमें 5 प्रमुख केंद्र हैं और प्रत्येक का अलग अलग कार्य है। आकार एवं जनसंख्या के आधार पर भी नगरों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है नगर। नगर की संकल्पना को तो हम पहले जान चुके हैं कि वहाँ पर निर्माण कार्य, थोक व्यापार एवं व्यावसायिक सेवाएं होती हैं, उसे हम नगर कहते हैं। इसमें जो नेक्स्ट है वो है शहर। यह नगर से आगे होता है। वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। शहर नगरों से बड़े होते हैं और यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है और यहाँ पर आर्थिक कार्य भी अधिक होते हैं। थर्ड है सन्नगर। यह विशाल नगरीय क्षेत्र होता है जो अलग अलग नगरों और शहरों को आपस में मिलाकर बनता है। इसे हम विशाल नगर क्षेत्र कहते हैं। भारत में मुंबई सन्नगर है और विश्व में शिकागो, टोक्यो, लंदन सन्नगर के उदाहरण हैं। फोर्थ है मिलियन सिटी। जब जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक होती है वहाँ पर उस क्षेत्र को हम मिलियन सिटी कहते हैं। विश्व नगरी क्या होती है? जब यह एक महानगर है, जब सन्नगर आपस में मिल जाते हैं, सन्नगरों के समूह को विश्व नगरी कहा जाता है। मेगा सिटी, जिनकी जनसंख्या नगर और उपनगर को मिलाकर 1 करोड़ से भी अधिक हो जाती है, उसे मेगा सिटी कहा जाता है। वर्तमान में 31 मेगा सिटी हैं। बच्चों, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं, उसी तरह से विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों में भी समस्याएं पाई जाती हैं, क्योंकि विकासशील देशों में गांव में अधिक जनसंख्या रहती है और वहां पर असुविधाएं होने की वजह से लोग गांव से नगरों की ओर आते हैं और वहां पर आकर जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। रोजगार के अवसर एवं नागरिक सुविधाओं के लिए मानव शहर की ओर आता है, परंतु विकासशील देशों में शहर अनियोजित होते हैं, इसलिए यहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे सबसे पहली समस्या है भीड़ की समस्या। अधिक जनसंख्या होने की वजह से यहाँ भीड़ की समस्याएं होती हैं। जल की पूर्ति की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, इसके अलावा ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण प्रबंध की समस्या, यहाँ पर सफाई नहीं हो पाती और जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगते हैं। यातायात की समस्या, ज़्यादा भीड़ होने की वजह से यहाँ पर यातायात की समस्या भी उत्पन्न होती है। इन सभी समस्याओं के कारण और भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे पर्यावरण संबंधी समस्या। नगरों में अधिक जनसंख्या होने के कारण, भीड़ होने के कारण यहाँ पर मलिन बस्तियों का निर्माण होता है, जिसके कारण वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण होता है, जो कि मानव के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जैसे कि आप जान चुके हो कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में कई प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? इन समस्याओं के समाधान के लिए जो सुविधाएं नगरों में होती हैं, वो सभी सुविधाएं यदि गांव में भी उपलब्ध हो जाए तो इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। नगरीकरण के कारण उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए नगरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन एवं अन्य जन सुविधाएं यदि बढ़ा दी जाएं तो मनुष्य गांव छोड़कर नगरों की तरफ नहीं आएगा, जिससे भीड़ की समस्या और प्रदूषण की समस्या खत्म हो जाएगी। इसके अलावा गांव से लोग ज़्यादा आते हैं, इस वजह से यहाँ पर कई प्रकार का आतंक भी बढ़ जाता है।
यदि समाज में सहयोग और स्नेह बढ़ाकर राष्ट्रीय एकता को दृढ़ किया जाए तो इन समस्याओं को हम ठीक कर सकते हैं, इन्हें दूर कर सकते हैं। बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नगरीय रणनीति योजना। इन समस्याओं को देखकर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने नगर रणनीति की कुछ प्राथमिकताएं बताई हैं, जिसमें सबसे पहले है नगरीय निर्धनों के लिए आश्रय स्थल में वृद्धि। दूसरा है आधारभूत नगरीय सुविधाएं जैसे शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वच्छ जल और सफाई का प्रबंध आदि को उपलब्ध करवाना। इसके अलावा महिलाओं की मूलभूत सेवाएं तथा राजकीय सुविधाओं तक पहुंच में सुधार, ऊर्जा उपयोग तथा वैकल्पिक परिवहन तंत्र को उन्नत बनाना और इन सब के साथ साथ वायु प्रदूषण को कम करना। ये सब नगरीय कार्यक्रम के द्वारा, नगरीय रणनीति योजना जो बनाई गई है संयुक्त राष्ट्र विकास ने, उसके द्वारा ये सब प्राथमिकताएं बताई गई हैं। बच्चों, इस अध्याय में आज आपने क्या सीखा? आज हमने मानव बस्तियों का परिचय, वर्गीकरण, प्रकार, प्रतिरूप, ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों की समस्याएं, समस्याओं का समाधान तथा नगरीय रणनीति योजना के विषय में आज हमने इस अध्याय में जानकारी प्राप्त की। बच्चों, आज जो अध्याय हमने पढ़ा है उस अध्याय के अंतर्गत कुछ प्रश्न यहाँ मैं आपको दे रही हूँ, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है मानव बस्ती का क्या अर्थ है। जो आपने परिचय में पढ़ा मानव बस्ती के परिचय में, वो यहाँ आप बता सकते हैं। ग्रामीण तथा नगरीय अधिवास में अंतर बताएं, ये आप बता सकते हैं। जिस तरह से कार्य के अंतर के बारे में आपको मैंने बताया है। ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों के विषय में बताएं, हमने अलग अलग प्रतिरूप पढ़े हैं, उनके अलग अलग पैटर्न्स पढ़े हैं। कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, नगरीकरण से क्या आशय है और विभिन्न समस्याएं और उनका समाधान। बच्चों, ये विस्तार पूर्वक क्वेश्चन है। इसके अंदर आप पहले नगरीकरण के विषय में बताएंगे और फिर उसकी समस्याएं और उनके समाधान के विषय में भी बताएंगे। नेक्स्ट है ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करने वाले कारक। किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं मुख्य होती हैं? ये सभी प्रश्न हैं जो इस अध्याय के आधार पर हैं और इन्हें आप ज़रूर करना। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आज ये अध्याय आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इस पर आधारित जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं उन्हें आपको अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए ज़रूर याद करना। और इस अध्याय का जो मुख्य बिंदु हैं ये आपको आपके नेक्स्ट बुक में जो भारत, लोक और अर्थव्यवस्था भूगोल का भाग 2 है उसमें भी काम आएगा। तो आप इस अध्याय को बहुत अच्छे से याद करना। धन्यवाद।